अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिज़नेस स्टडीज़ लेवल एम का चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मार्केटिंग मिक्स द प्राइस के ऊपर है। ये मार्केटिंग मिक्स का सेकंड एलिमेंट है। पहला एलिमेंट प्रोडक्ट था, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आज हम प्राइस के ऊपर बात करते हैं, जो इंतहाई अहम है। अच्छा जी, 4.1 इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस। कमर्शियल एक्सचेंज इज़ बेस्ड ऑन अ प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस। जो कमर्शियल एक्सचेंज है वो प्रोडक्ट के ऊपर और उसकी प्राइस पे डिपेंड कर रही होती है। इन जनरल कस्टमर्स वैल्यू अ गुड आर सर्विस बेस्ड ऑन प्राइस। जो कस्टमर होते हैं ना, वो गुड या सर्विस को वैल्यू देते हैं उसकी प्राइस की बुनियाद पे, कि अगर उसकी अच्छी ज़्यादा प्राइस है तो कस्टमर ये समझते हैं कि ये बड़ा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट होगा, इसकी अच्छी क्वालिटी होगी। प्राइस कम है तो वो उसे कम वैल्यू देते हैं, क्योंकि कस्टमर ये समझ रहे होते हैं कि ये लो क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा। देयरफॉर सेटिंग द राइट प्राइस इज़ अ क्रिटिकल टास्क। इसी वजह से जो राइट प्राइस सेट करना इंतहाई एक अहम टास्क है। बिजनेसेस मस्ट बी वेरी केयरफुल टू चूज़ द प्राइस। बिजनेस को बड़ा केयरफुल होना पड़ता है प्राइस को सेट करते हुए, डेट इनेबल देम टू मीट कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि इसी प्राइस के सेट करने का इन्हसार, बल्कि इसका असर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स पे पड़ रहा होता है। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स प्राइस के सेट करने पे डिपेंड कर रहे होते हैं। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स कई तरह से हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा प्रॉफिट, यानी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, तो उसे प्राइस इस अंदाज से सेट करनी पड़ेगी कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके बाद है मीनिंग एंड रोल ऑफ प्राइसिंग इन मार्केटिंग मिक्स। प्राइस इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्राइस वो कहते हैं मार्केटिंग मिक्स का एक अहम तरीन एलिमेंट है। हालांकि हम प्रोडक्ट भी पढ़ चुके, वो भी अहम है, उसके बगैर तो बाकी तीन एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। लेकिन हर एक की अपनी अपनी जगह है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा अहम है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल बिजनेस डिसीजन मेड बाय मैनेजर। और प्राइस के बारे में जो डिसीजन मेकिंग है वो इंतहाई अहम है, जो मैनेजर लेते हैं। प्राइस रेफर्स टू व्हाट इज़ गिवन in return for a product in a commercial exchange. It is the amount in money for which something is offered for sale. यानी प्राइस क्या है? प्राइस एक रिटर्न है। प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन बना के जब कस्टमर को देती है तो उसके अगेंस्ट कस्टमर क्या देता है? वही प्राइस देता है जो सेट की जाती है। आगे वो कहते हैं while the three other components of the marketing mix, product place and promotion, प्रोड्यूस कॉस्ट फॉर एन एंटरप्राइज। जो तीन दूसरे एलिमेंट्स हैं ना मार्केटिंग मिक्स के, जिसमें प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन, वो सारे के सारे कॉस्ट इनकर कर रहे होते हैं, वो कॉस्ट इनकर करते हैं। प्राइस इज़ द एलिमेंट डेट प्रोड्यूस रेवेन्यू। वाहिद मार्केटिंग मिक्स में प्राइस है जो रेवेन्यू जनरेट करता है, बाकी कॉस्ट इनकर करते हैं, ये रेवेन्यू जनरेट करता है। फॉर इंस्टेंस, इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस एंड डिज़ाइन प्रोडक्ट को बनाने पे, उसको प्रोड्यूस करने पे, डिज़ाइन करने पे कॉस्ट लग रही होती है। ये प्रोडक्ट की बात है, तो प्रोडक्ट की वजह से कॉस्ट इनकर हो रही होती है। इट कॉस्ट टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल इन स्टोर्स एंड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। तो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू होता हुआ कस्टमर तक पहुंचाना होता है, तो ये प्लेस में आ जाता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, इस पर कॉस्ट लग रही होती है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लग रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो कॉस्ट इनकर हो रही है। एंड इट आल्सो कॉस्ट टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने पे भी कॉस्ट आती है, जो कि प्रमोशन होती है। प्रमोशन का एक पार्ट होता है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, जब प्रमोशन चैप्टर आएगा तो मज़ीद ये बात आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। तो नतीजा ये निकला कि जो तीनों एलिमेंट्स हैं ना, तीनों मार्केटिंग मिक्स के, वो कॉस्ट इनकर कर रहे होते हैं, और जो प्राइस है
वो रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है। अब आगे वो कहते हैं प्राइस मस्ट सपोर्ट द थ्री अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स सिंस इट कंट्रीब्यूट टू हाउ कंज्यूमर परसीव आर वैल्यू द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, हाई प्राइस रिफ्लेक्ट अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। अभी शुरू में मैंने जिक्र किया कि जो कस्टमर है, अगर प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है तो वो ये समझेगा कि ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, ये क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है। और अगर प्राइस कम होगी तो वो कस्टमर प्रोडक्ट को कम वैल्यू देगा, क्योंकि वो समझ रहा होगा कि ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट है। इन एडिशन द प्राइस मस्ट रिफ्लेक्ट द रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। प्राइस जो है कैसे डिसाइड होती है? सप्लाई और डिमांड के रिलेशन से। इसको हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। प्राइस also has an important role in winning competition and identifying gaps in market। प्राइस की वजह से हम कंपटीशन विन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दें तो हमारी सेल ज़्यादा हो जाएगी, हमारे कंपेटिटर की निस्बत हमारी सेल ज़्यादा हो जाएगी, तो हम कंपटीशन विन कर सकते हैं। एंड आइडेंटिफाइंग गैप्स इन द मार्केट, और मार्केट में जो डिफरेंट गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइस इज़ रिलेटिवली द मोस्ट फ्लेक्सिबल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। बहुत ही अहम बातें हैं इस पैराग्राफ में, यहाँ से एमसीक्यूज निकल सकते हैं, तो अच्छे से सुने और ध्यान से समझें बात को। वो कहता है प्राइस बाकी मार्केटिंग मिक्स वाले एलिमेंट से मोर फ्लेक्सिबल है। कैसे? आगे वो बताते हैं। दिस इज़ बिकॉज अ बिजनेस कैन ईजीली चेंज द प्राइस। बिजनेस ईजीली प्राइस को चेंज कर सकता है व्हेन पोजीशनिंग इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट और काउंटरिंग द कंपेटिटर एक्टिविटीज़। यानी जो प्राइस है वो इजीली चेंज की जा सकती है। अब वो डिफरेंट उसके फैक्टर्स हो सकते हैं कि बिज़नेस क्यों चेंज कर रहा है, वो फैक्टर्स पे अभी आ रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जा रहे हैं। इन कंपैरिजन, ये बात अहम है, यानी वो प्राइस और एक मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट हैं, प्राइस और बाकी 3 का कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है ना। इन कंपैरिजन इट कैन टेक मंथ्स एंड सिग्निफिकेंट कॉस्ट टू इंट्रोड्यूस चेंजेस टू प्रोडक्ट और अल्टर प्रमोशन डिसीजन। यहाँ पे वो ये दर हकीकत कहना चाह रहा है कि जो प्राइस है ना वो बड़ा फ्लेक्सिबल है, हमें बिजनेसमैन उसे बड़े आसानी से तब्दील कर सकता है कभी भी चाहे। लेकिन जो बाकी 3 एलिमेंट हैं, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन, इसमें जो तब्दीली है ना उस पे कॉस्ट भी ज़्यादा इनकर होती है और एक टाइम लगता है उसके चेंज करने में। आप प्रोडक्ट एक ख़ास चैनल के थ्रू कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, तो अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो उस पर टाइम लगेगा और उस पर कॉस्ट लगेगी। प्रोडक्ट आप चेंज करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको बताएगा, मार्केट रिसर्च आपको बताएगी कि आपने प्रोडक्ट को कैसे चेंज करना है, पर उस प्रोडक्ट को चेंज करने पे भी कॉस्ट लग रही होगी और काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन प्राइस मार्केटिंग मिक्स में वो वाहिद एलिमेंट है कि जिसको बड़ी आसानी से तब्दील किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और हम ये देखते हैं, हाँ पहले ये सवाल देख लें। एक्सप्लेन हाउ प्राइस डिफ़र फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मैंने समझा दिया, बार बार मैंने इसी पे जोर दिया है इस पूरे पैराग्राफ में कि प्राइस किस तरह बाकी एलिमेंट से डिफ़र करता है। यहाँ से आप कर सकते हैं। आगे फैक्टर्स दैट डिटरमाइन प्राइस। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं कि प्राइस ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है, दरमियानी रखनी है, कंपेटिटर के बराबर रखनी है, उससे ज़्यादा रखनी है, कम, क्या मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि प्राइस क्या होनी चाहिए। तो आए इसको देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। प्राइसिंग इज़ इम्पोर्टेंट बट फॉर entrepreneurs it is difficult to speculate on the most feasible and appropriate price। वो कहता है प्राइस अहम है लेकिन एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ा मुश्किल है कि प्राइस क्या रखनी चाहिए, क्या सेट करनी चाहिए प्राइस। दिस इज़ ड्यू टू हैविंग सो मैनी फैक्टर्स टू कंसीडर एंड मच अनसर्टेनिटी
regarding whether setting a particular price will have a desired effect. वो कहता है कि क्यों ये डिफ़िकल्ट है, उसकी वजह बता रहा है। डिफ़िकल्ट इस वजह से है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मलहूज़े खातिर रखने पड़ते हैं, जो सामने रखने पड़ते हैं, जिनको कंसीडर करना पड़ता है प्राइस को सेट करने के लिए। ठीक है, व्हेन सेटिंग अ प्राइस बिजनेस मैनेजर मस्ट कंसीडर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। कौन से फैक्टर्स? जो प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। वो ये कह रहा है कि जब प्राइस सेट की जा रही होती है तो मैनेजर फैक्टर्स को दो हिस्सों में तकसीम करता है। कौन कौन से? इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब देखते हैं इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं पहले, फिर उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स देखते हैं। इंटरनल फैक्टर्स आर एलिमेंट दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजरियल ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजर के कंट्रोल में होते हैं फैक्टर, वो इंटरनल फैक्टर हैं। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को बनाने पे जो कॉस्ट आ रही है वो मैनेजर के कंट्रोल में होती है। वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को यूज़ करके वो कम भी कर सकते हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल इकोनॉमिक्स में आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर उसके बाद कंपनी ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि प्राइस क्या होनी चाहिए, ये भी एक फैक्टर है। अब वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव मिसाल के तौर पे कौन से हो सकते हैं? वेदर टू कम्पीट, क्या कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है कि अपने कंपेटिटर को कम्पीट करना है, तो फिर प्राइस कम करनी पड़ेगी। इंक्रीज़ मार्केट शेयर, अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना है तो प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है ना। और मेक हाई प्रॉफिट, अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फैक्टर होते हैं, वो अफेक्ट कर रहे होते हैं प्राइस को डिटरमाइन करने में। आगे है द कंपनीज पोजीशन इन मार्केट। कंपनी की पोजीशन क्या है मार्केट में, वो भी असरअंदाज कर रही होती है प्राइस की डिटर्मिनेशन पे। ठीक है ना। अब वो कौन कौन से कंपनी की पोजीशन देखते हैं। वेदर इट इज़ अ प्राइस मेकर और प्राइस टेकर, आया वो प्राइस मार्केट के अंदर प्राइस मेकर है या प्राइस टेकर है। प्राइस मेकर मतलब आया वो मोनोपलिस्ट है, यानी मार्केट में उसका कोई कंपेटिटर नहीं है। अगर कोई कंपेटिटर नहीं है तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से प्राइस को सेट करेगा। ठीक है ना। प्राइस मेकर है यानी प्राइस बना रहा है। प्राइस टेकर मतलब परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में, ये अपनी मर्ज़ी से प्राइस नहीं रख सकता। मार्केट में जो प्राइस चल रही है इसको वही प्राइस लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो इस तरह कंपनी की पोजीशन मार्केट में क्या है ये भी डिटरमाइन करती है कि प्राइस क्या होनी चाहिए। द मार्केट सेगमेंट एंड पोजीशनिंग डिसीजन, मार्केट सेगमेंट्स और पोजीशनिंग डिसीजन भी डिटरमाइन करते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए। ये जो तीन आपको बताए हैं ना, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि मैनेजर के कंट्रोल में होते हैं, और ये वो फैक्टर्स हैं जो प्राइस को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, जो प्राइस की डिटर्मिनेशन पे असरअंदाज हो रहे होते हैं, प्राइस की सेटिंग पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। इन एडिशन एक्सटर्नल फैक्टर्स हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन प्राइसिंग डिसीजन। इंटरनल हमने पढ़ लिए, तो वो कहता है एक्सटर्नल फैक्टर भी असरअंदाज होते हैं प्राइस डिसीजन पे, प्राइसिंग डिसीजन पे। दीज फैक्टर्स आर नॉट कम्प्लीटली कंट्रोलेबल बाय द कंपनी, और ये फैक्टर्स कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। हाउएवर, लेकिन बाय रिसर्चिंग द मार्केट को सर्च करके, मार्केट रिसर्च वो जो दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा है कि किस तरह मार्केट सर्च करनी है, एंड कंडक्टिंग अ डिटेल्ड एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी वो कहता है एक्सटर्नल फैक्टर का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एनालिसिस करके, मार्केट रिसर्च करके द ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सर्ट सम कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन कुछ हद तक एक्सटर्नल फैक्टर पे कंट्रोल कर सकती है। ठीक है ना। एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूड द फॉलोइंग, अब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स बता रहे हैं कौन कौन से। पहला है द टारगेट ग्रुप्स द एंटरप्राइज वांट टू अट्रैक्ट एंड देयर विलिंगनेस टू पे, मतलब वो कस्टमर जिसको वो टारगेट कर रहे हैं, जिस तक ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहती है,
वो खुद कस्टमर एक एक्सटर्नल फैक्टर है। कस्टमर अगर चाहता है ना कि इस प्रोडक्ट की कम प्राइस होनी चाहिए तो आप ज़्यादा रख ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे आईफोन वाले 50 लाख रुपए एक मोबाइल की कीमत रख देते हैं, कोई भी नहीं परचेज़ करेगा। 50 लाख दो तक तो लोग पहुंच गए। ये भी एक जो है ना स्ट्रेटजी होती है, आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस को बढ़ाते चले जाओ, यानी वो आदी होते चले जाएंगे कस्टमर। लेकिन डायरेक्ट ही अभी 2-3 लाख 4 लाख जितने का भी मोबाइल आ रहे हैं, ये डायरेक्ट 50 लाख करते हैं एक मोबाइल की कीमत, कोई भी परचेज़ नहीं करेगा। तो एक्सटर्नल फैक्टर में खुद वो कस्टमर, यानी वो उसकी विलिंगनेस पे, अगर वो विलिंग नहीं है, अगर वो एबिलिटी नहीं रखता परचेज़ करने की, तो आप किसको बेचेंगे? नहीं बेच सकते। कस्टमर बहुत बड़ी पावर है, ठीक है ना। कस्टमर बड़ा रोल प्ले करता है प्राइस को सेट करने में। द प्राइस सेट बाय कंपेटिटर, अगर कंपेटिटर ने प्राइस सेट की हुई है, मार्केट में वही चल रही है, तो ये भी एक फैक्टर है प्राइस को डिटरमाइन करने में। तो हमें ये देखना पड़ता है कि अगर हमने कंपेटिटर की प्रोडक्ट से अपनी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा रखी, तो हमारा कस्टमर हमारी प्रोडक्ट नहीं परचेज़ करेगा, वो हमारे कंपेटिटर की परचेज़ करेगा। अगर हमने कम रखी तो फिर हमारी गुड्स को वो ज़्यादा प्रेफर देगा, हमारी गुड्स परचेज़ करेगा और हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। तो कंपेटिटर्स जो अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट करते हैं, वो असरअंदाज होता है हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करने पे। आगे है द टाइप एंड द नेचर ऑफ डिमांड। टाइप और नेचर ऑफ डिमांड भी असरअंदाज हो रही होती है प्राइस को सेट करने पे। वेदर अ चेंज इन प्राइस अफेक्ट्स द अमाउंट परचेज। ये जो डिमांड है ये अभी पढ़ने लगे हैं डिटेल में हम। लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, टैक्सेस वगैरह, टैरिफ, गवर्नमेंट की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी असरअंदाज हो रही होती हैं प्राइस सेट करने में। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है कि इस कीमत से ज़्यादा मोबाइल की प्राइस नहीं रख सकते, तो फिर बिज़नेस को मजबूरन उतनी प्राइस रखनी पड़ेगी, उससे बढ़ा नहीं सकती, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो असरअंदाज हो रहा होता है प्राइस को डिटरमाइन करने पे। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल ट्रेंड, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या चल रहा है उस पूरी, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या चल रहा है, जो है ना कपड़े का क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उस ट्रेंड के मुताबिक भी चलना पड़ता है। आप उससे बहुत एडवांस भी नहीं हो सकते। या मोबाइल आप देख लें, मोबाइल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल मोबाइल्स की कीमतों का, तो उसके मुताबिक फिर सेट करना पड़ता है। तो ये थे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि प्राइस को सेट करने पे असरअंदाज होते हैं। तो यहाँ उन्होंने बना दिया है ऑर्गेनाइजेशनल, उसे इंटरनल फैक्टर्स कह रहे हैं, और जो मार्केट प्लेस है उसे एक्सटर्नल फैक्टर्स कह रहे हैं, ठीक है ना। इंटरनल में हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ लिखा हुआ है फार्म्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ये हम देख चुके, ठीक है ना। मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑब्जेक्टिव, उसके मार्केटिंग और सेलिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये उसकी प्राइस सेट करने पे असरअंदाज होते हैं। मार्केटिंग कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का पढ़ा था ना कि कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट को बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, उसको एडवर्टाइज, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, उसकी प्रमोशन करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, तो वो कॉस्ट असरअंदाज हो रही होती है प्राइस को सेट करने पे। अब मिसाल के तौर पे कॉस्ट आ रही हो प्रोडक्ट की 1 लाख रुपए, और हम वो प्रोडक्ट 80,000 का तो नहीं बेच सकते ना। 1 लाख है उसकी कॉस्ट, तो हम 1 लाख से ज़्यादा का ही बेचेंगे ना, उससे कम तो नहीं बेच सकते। तो कॉस्ट असरअंदाज हो रही होती है, ये इंटरनल फैक्टर है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन उस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, इंटरनल इकोनॉमी या एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को यूज़ करके उसकी कॉस्ट कम कर देती है प्रोडक्ट की, 1 लाख की बजाय 80,000 कर देती है, तो फिर अब 80,000 से ऊपर की बात होगी। अब हम जो प्राइस रखेंगे वो 80,000 से ऊपर की रखेंगे, ठीक है ना। तो अब 1 लाख से ऊपर नहीं, हम मुमकिन है हम 1 लाख रख दें, यानी 20,000 एक प्रोडक्ट के पीछे कमाएं। तो ये इंटरनल फैक्टर्स हैं जो प्राइस पे अफेक्ट हो रहे होते हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट है कंपेटिटर्स प्राइसिंग बिहेवियर। हाँ, ये एक्सटर्नल में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कंपेटिटर्स प्राइसिंग बिहेवियर एंड टाइम, यानी कंपेटिटर किस तरह प्राइस रख रहे हैं, प्राइस रखने का बिहेवियर क्या है उनका, वो भी असरअंदाज करता है हमारे प्राइस को सेट करने पे।
फिर उसके बाद मार्केट डिमांड एंड परसेप्शन, मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, क्या प्रोडक्ट को किस तरह वो परसीव कर रहे हैं, ये असरअंदाज होता है। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये तो इसमें पढ़ चुके हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये 2 पेजेस समझ आ गए होंगे। नहीं समझ आए तो आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, रिमेंबर दैट प्राइस इज द की एलिमेंट फॉर अ प्रॉफिट मोटिवेटेड कंपनी सिंस इट रिलेट्स डायरेक्टली टू सेल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एज फॉलो। वो कहता है कि प्राइस एक की एलिमेंट है, किसके लिए? फॉर प्रॉफिट मोटिवेटेड कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, प्रॉफिट सीकिंग कंपनी के लिए। ऐसी कंपनी जिसका मकसद ही प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए प्राइस एक इंतहाई अहम एलिमेंट है। क्यों? वजह बता रहे हैं। इट रिलेट्स डायरेक्टली टू द सेल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, इसी की वजह से तो सेल होनी है और फिर प्रॉफिट आना है। अब यहाँ प्रॉफिट की बात हुई है तो प्रॉफिट का फार्मूला देख लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यूज़ माइनस टोटल कॉस्ट। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। एक प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का सेल हुआ है और उसकी जो कॉस्ट थी वो 80 रुपीज़ थी, तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? 20 रुपीज़। ये फार्मूला है, ठीक है ना। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, यानी हमने कितने का बेचा? 100 का बेचा था और उस पर कॉस्ट कितनी आई थी? 80 रुपीज़। सो वी गेट 20 रुपीज़ प्रॉफिट। द अल्टरनेटिव फार्मूला फॉर प्रॉफिट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस टोटल कॉस्ट। ये जो प्राइस इनटू क्वांटिटी है, ये रेवेन्यू का ही फार्मूला है। उसने रेवेन्यू के फार्मूले को एक्सटेंड कर दिया, बाकी सब वही है। टोटल कॉस्ट भी वही है, प्रॉफिट भी वही है, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है, एक प्रोडक्ट की प्राइस वो कितनी है? 100 रुपीज़ है और हम 2 यूनिट बेचते हैं, 200 रुपये, 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ हमारा रेवेन्यू होता है, ठीक है ना। प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, जो आपकी सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है। 2 यूनिट आपने बेचे 200 रुपीज़, यहाँ पे 200 रुपीज़ आ जाएंगे। और उन 2 प्रोडक्ट्स को बनाने पे आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है? मिसाल के तौर पे 160 आ रही है। 200 माइनस 160, 40 रुपीज़ आपने प्रॉफिट कमा लिया। क्लियर? अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देयरफॉर अ कंपनी मस्ट सेट अ प्राइस दैट स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन बीइंग एक्सेप्टेड बाय टारगेट कस्टमर एंड मेकिंग अ प्रॉफिट फॉर एंटरप्राइज। तो जो कंपनी है उसे एक प्राइस रखनी पड़ती है जो अफोर्डेबल हो कस्टमर्स के लिए, इजीली अफोर्डेबल हो उसके टारगेट कस्टमर के लिए। अगर उसने टारगेट ही अमीरों को किया हुआ है तो वो प्राइस भी हाई रखेगा ना, क्योंकि उसने जो प्रोडक्ट बनाया वो सिर्फ अमीरों के लिए बनाया, गरीबों के लिए नहीं बनाया। तो उनकी अमीरों की भी तो कोई ना कोई अफोर्डेबिलिटी लेवल होता होगा ना। ऐसा तो नहीं है आईफोन, अब 1 करोड़ का आईफोन बना के फ़ोन दे दें तो वो अमीर भी नहीं ख़रीदेंगे उसको, ठीक है। अब हम पहले सवाल देख लेते हैं। व्हाट फैक्टर्स शुड अ कंपनी कंसीडर व्हेन डिटरमाइनिंग इट्स सेलिंग प्राइस? अभी हम देख के आए इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए आप ये वाला पोर्शन अंदर से एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है ना। ये जो फार्मूला है ये एक्सक्लूड कर दीजिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं मार्केट प्राइस की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड एंड सप्लाई इज प्राइस। डिमांड और सप्लाई को जो सबसे ज़्यादा फैक्टर अफेक्ट करता है ना, वो प्राइस है। ये जो डिमांड और सप्लाई है, पिछले लेवल में इकोनॉमिक्स में कुछ ना कुछ आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिक नॉलेज तो आपके पास है, उसी को एज्यूम करते हुए बात को मैं सरसरी कर दूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने पिछले लेवल में पढ़ा है। देयरफॉर सप्लायर्स मस्ट सपोर्ट प्राइसिंग डिसीजन विद प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट। तो जो सप्लायर होता है वो चाहता है कि प्राइस
मार्केट रिसर्च के बाद सेट की जाए। अब हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट में जो प्राइस है वो कैसे सेट होती है, उसके बारे में देख लेते हैं। ये है आपका डिमांड कर्व, ठीक है ना, स्लोप है ये नेगेटिव स्लोप है। वाई एक्सेस पे हमने लिया हुआ है प्राइस और एक्स एक्सेस पे हमने लिए हुए हैं यूनिट्स, क्वांटिटी डिमांडेड पर वीक ली हुई है, पर वीक कितने क्वांटिटी डिमांड होते हैं, और यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स की प्राइस ली हुई है, ठीक है। अब ये जो डिमांड कर्व है ना, ये नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है कि अगर आप मिसाल के तौर पे आपकी प्राइस $2.5 है तो आपकी जो डिमांड है वो 1000 यूनिट्स होगी। और फ़र्ज़ करें आपकी प्राइस अगर $2 है तो आपके क्वांटिटी की जो डिमांड होगी वो 3000 यूनिट्स होगी। और इसी तरह अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस ₹1 है, $1 है, तो उसकी डिमांड 6000 क्वांटिटी होगी। इससे नतीजा ये निकला कि जैसे जैसे आप प्राइस कम कर रहे हो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, या इसका उलट भी हो सकता है कि अगर आप प्राइसेस बढ़ाओगे तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम होती चली जाएगी। नतीजा ये निकला कि प्राइस और डिमांड इन दोनों का नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ाएंगे डिमांड कम होगी, प्राइस कम करेंगे डिमांड बढ़ेगी। तो प्राइस आपके अख्तियार में होती है, मार्केट के प्राइस को वो बढ़ाते या कम करते हैं ताकि उनकी डिमांड बढ़े या कम हो। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डिमांड रेफर्स टू व्हाट पीपल वांट एंड आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट गिवन प्राइस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड की डेफिनेशन है कि डिमांड रेफ़र क्या करता है टू व्हाट पीपल वांट, कि लोग क्या चाहते हैं, एंड आर विलिंग कि वो किस चीज़ के लिए विलिंग है, एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस, ठीक है ना, गिवन प्राइस ओवर अ पीरियड, एक ख़ास टाइम पीरियड में वो ख़ास प्राइस पे विलिंग होते हैं कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए, उसी को डिमांड कहते हैं। डिमांड मतलब वो विलिंगनेस शो कर रहे हैं कि हम इसको परचेज़ करेंगे, वो डिमांड है। आगे वो कहते हैं जनरली people purchase product if they are affordable and represent a good value for money। बिल्कुल आसान है। For nearly all product the law of demand demonstrate an inverse relation between price and quantity demand। अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होता है। फॉर इंस्टेंस द हायर द प्राइस, प्राइस जितनी हायर होगी लोअर द डिमांड, डिमांड उतनी कम, मैं एक्सप्लेन कर चुका। पुट डिफरेंटली सेल विल फॉल, सेल डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। इफ प्राइसेस हाई, प्राइसेस इंक्रीज़, अगर प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो सेल डिक्रीज़ हो जाएगी। दिस ट्रेंड हाईली डिपेंड अपॉन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हाईली डिपेंड कर रहे होते हैं ये ट्रेंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये वाला टॉपिक अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हाउएवर लेकिन हायर प्राइसेस आल्सो मीन हायर प्रॉफिट। लेकिन वो कहता है ठीक है प्राइसेस बढ़ाने से आपकी डिमांड कम होगी, लेकिन हाई प्राइसेस की वजह से ही हाई जो है वो प्रॉफिट आता है। लो प्राइसेस की वजह से लो प्रॉफिट आएगा। While price result in movement along the demand curve, other non-price factor cause a shift of demand curve such as income and availability of substitutes। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं। देखें ये जो इसमें तब्दीली आ रही है ना, यानी ये जो डिमांड कर्व है कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, 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 यानी ये सीधा तो नहीं है ना, इस तरह है, स्लोप टाइप है। ये जो इसमें चेंज आ रहा है ना ये प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है, यानी रहते हम इसी कर्व के ऊपर हैं, कभी यहाँ हो जाते हैं कभी यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि अगर 2.5 रुपीज़ होंगे तो डिमांड कितनी होगी 1000। 2 रुपीज़ या $2 अगर प्राइस हो तो 3000 डिमांड होगी, ठीक है ना, 3000 यूनिट्स डिमांड होगी। तो इस प्राइस के ऊपर जो मूवमेंट हो, इस कर्व के ऊपर जो मूवमेंट हो रही है ना,
वो प्राइस की वजह से हो रही है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट की डिमांड, जो कस्टमर है वो जो प्रोडक्ट की डिमांड करता है, क्या वो सिर्फ प्राइस की वजह से असरअंदाज होती है या कोई और भी फैक्टर होते हैं? और भी फैक्टर होते हैं। जैसे इनकम है, अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ जाए तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट डिमांड करेगा ना। अब प्राइस नहीं फैक्टर, प्राइस फैक्टर नहीं है। प्राइस फैक्टर तब है जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। वो ठीक है, प्राइस का भी एक असर है डिमांड के ऊपर, लेकिन इनकम का भी तो है ना। इनकम किसी पर्सन की ज़्यादा होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो इनकम भी असरअंदाज हो रही होती है। अब यहाँ पे ये बहुत ही अहम पॉइंट है, ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है बहुत ही अहम है। अब वो कहते हैं ये इस कर्व के ऊपर जो मूवमेंट हो रही है वो सिर्फ प्राइस की वजह से हो रही है। एक और भी होता है जो अदर देन प्राइस फैक्टर होते हैं ना, जैसे इनकम और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, और भी आएंगे अभी। उसकी वजह से ये जो कर्व है ना, या राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ आ जाता है, ये मेरे माउस की तरफ आप देखें, या यहाँ आ जाता है, यानी डिमांड बढ़ गई, खुद डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हो गया। या फिर डिमांड कर्व नीचे आ जाता है, मतलब यहाँ आ जाता है, मतलब डिमांड डिक्रीज हो गई। तो वो किस वजह से होता है? वो अदर देन प्राइस फैक्टर होते हैं। इनकम, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, और भी देखेंगे अभी, टेस्ट की वजह से। तो वो अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से शिफ्ट आ जाता है डिमांड कर्व में। या तो डिमांड कर्व नीचे शिफ्ट हो जाएगा या ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जो इसके ऊपर मूवमेंट होती है ना, वो सिर्फ प्राइस की वजह से होती है। तो याद रख लें, इस डिमांड कर्व के ऊपर जो मूवमेंट होगी वो प्राइस की वजह से होगी, और डिमांड कर्व में जो शिफ्ट आएगा, या राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे जो वो शिफ्ट होगा, वो अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से शिफ्ट आता है। ठीक है, अब हम बात अगले पेज पे बढ़ाते हैं। सप्लाई क्या है? वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिए हुए हैं, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी सप्लाइड ली हुई है। ठीक है ना। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है उसकी सप्लाई भी बढ़ती जाती है, तो ये पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है ना, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है ना, तो ये सप्लाई कर्व होता है, ये पॉजिटिव रिलेशन शो करता है प्राइस का और सप्लाई का। अब इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर इसी जब रीडिंग में आ जाएगा कि इसकी रीज़न क्या है कि ये पॉजिटिव रिलेशन क्यों होता है। जैसे इसकी रीडिंग पढ़ी थी और उसमें आ गया था कि नेगेटिव रिलेशन क्यों है, तो यहाँ भी आ जाएगा। Supply refers to quantity supplied are willing and able to provide at a given price over a period of time। एक ख़ास और टाइम पीरियड पे एक ख़ास प्राइस पे इंडिविजुअल की या फर्म की विलिंगनेस कि वो कोई चीज़ बना के बेचना चाहता है। ये जो सप्लाई है ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज़ की तरफ से होता है, फर्म की तरफ से होता है। लेकिन ये जो डिमांड है ये कस्टमर की तरफ से होता है, यानी कस्टमर प्रोडक्ट को डिमांड कर रहा होता है और कंपनी बना के सप्लाई कर रही होती है। ठीक है ना, तो ये कस्टमर साइड, एक व्यू कस्टमर साइड हमने देखा, एक हमने अब देखना शुरू किया है कंपनी साइड या फार्म साइड। कंपनी क्या देखती है? कंपनी देखती है जब मार्केट में प्राइस ज़्यादा होती चली जाए ना, तो वो ज़्यादा यूनिट्स बना के बेचती है ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बिके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मुझे मिले। ठीक है ना, जब प्राइस ज़्यादा होगी मार्केट में तो जो ओनर है कंपनी का, मैनेजर है, वो लालची हो जाते हैं, वो प्रॉफिट सीकिंग एटीट्यूड उनमें आ जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बना के मार्केट में डालें, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करें प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए। ठीक है, बात समझ आ रही होगी आपको। अब वो कहते हैं सप्लाई वेरीज विद प्राइस, सप्लाई प्राइस के मुताबिक वेरी होता है, बट इन अ डिफरेंट वे दैन डिमांड। डिमांड उलट है, डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन है, सप्लाई और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन है। सप्लाई कॉमन है दोनों में, प्राइस कॉमन है, प्राइस इसमें भी है, प्राइस इसमें भी है, डिमांड इसमें है, इसमें नहीं है, सप्लाई इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये लॉ ऑफ सप्लाई है। ठीक है, अच्छा आगे वो कहते हैं बिकॉज द सप्लायर आर मेनली मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, क्योंकि सप्लायर प्रॉफिट से मोटिवेटेड होते हैं, दे टेंड टू सप्लाई मोर
एट हायर प्राइसेस, जब प्राइसेस ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा सप्लाई करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। देयर फोर सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड, ये अपवर्ड होती है और ये डाउनवर्ड होती है। ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, ठीक है ना। और ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, जो जिस नाम से भी आप याद रखें, डेमोन्स्ट्रेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा सप्लाई और डिमांड। अब प्राइस कहाँ सेट होती है? जहाँ डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ तो हमने अलग अलग ग्राफ बनाए हैं ना, ये एक मार्केट में ये एक ही ग्राफ एक ही बनता है, अलग अलग नहीं बनते। जहाँ ये दोनों लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगी वो हमारी प्राइस डिसाइड हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, और इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स में पिछले लेवल में मैंने ये आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था, बहुत, ये तो बिल्कुल सरसरी है, इसकी बहुत डिटेल है, तो वहाँ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इस इकोनॉमिक्स में, इस लेवल में जो इकोनॉमिक्स है, अगर वहाँ ये डिमांड वगैरह आ गया तो यहाँ वहाँ पे भी फिर डिटेल में समझा दूँगा। पिछले लेवल में तो पढ़ाया था, ये तो बहुत ही सरसरी है। फॉर अ मार्केट प्राइस टू बी डिटरमाइन, यानी मार्केट प्राइस डिटरमाइन करने के लिए डिसीजन मेकर मस्ट बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, तो वो डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करते हैं। ग्राफिकली द इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। एट दिस प्राइस द मार्केट क्लियर रिजल्टिंग इन नो लेफ्ट ओवर स्टॉक। अब यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि जहाँ मार्केट प्राइस कैसे सेट होती है, जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाए। यहाँ पे जो प्राइस सेट होगी ना, ये मतलब 2 से कम है, 1.5 से अबव है तो 1.7 कर ले, 1.7 जो है ना प्राइस सेट हो गई। और सप्लाई कितनी है मार्केट में? 4000 यूनिट्स की है, और डिमांड भी 4000 यूनिट्स की है। देखो, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब मार्केट के अंदर 4000 यूनिट ही हैं और 4000 यूनिट ही डिमांड किए जा रहे हैं, और वो 4000 यूनिट $1.7 के ऊपर बिकेंगे, क्योंकि डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को वहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके पीछे बहुत बड़ी एक बहस है, ठीक है ना, वो इधर नहीं है तो मैं आपको नहीं समझा रहा, जितना है उतना आप समझें। अगर आपने मेरे पिछले लेवल वाली क्लासेस नहीं ली और आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो वो भी आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं सरसरी चल रहा हूँ, ठीक है ना, जितना है उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब अच्छा, हाँ, यह क्वेश्चन देख लें। डिफाइन डिमांड एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज़ रिलेटेड टू प्राइस। डिमांड को एक्सप्लेन करें, डिमांड आपको पता है, डिमांड को डिफ़ाइन करना है, और एक्सप्लेन हाउ इट इज़ रिलेटेड टू प्राइस से ये कैसे रिलेट करता है, नेगेटिव रिलेशन है वो आपने सारा बता देना है। सप्लाई का भी इसी तरह करना है, सप्लाई को डिफ़ाइन कर देना और वो किस तरह रिलेट करता है, ठीक। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स डेट अफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई। जो डिमांड और सप्लाई हमने पढ़ा है ना, कौन से फैक्टर उसको असरअंदाज कर रहे होते हैं। द सेट प्राइस इज सब्जेक्ट टू चेंज एवरी टाइम डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस, यानी जो हम प्राइस सेट होती है ना, जो इक्विलिब्रियम थी, वो जो हम जहाँ पे दोनों डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे थे, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट था, वो मैं बताना भूल गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वो हर टाइम चेंज होता रहता है क्योंकि डिमांड और सप्लाई चेंज हो रही होती है, ठीक है ना। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द नॉन प्राइस फैक्टर एंड एक्सप्लेन देयर इफेक्ट ऑन प्राइस। अब प्राइस फैक्टर हमने पढ़ ली है, प्राइस फैक्टर अभी मैंने आपको पढ़ा दिया कि प्राइस की वजह से डिमांड और सप्लाई में जो तब्दीली आ रही होती है वो पढ़ ली हमने, और वो कैसे आती है, वो ग्राफ के ऊपर ही चेंजिंग आती हैं, कभी ऊपर पॉइंट होता है कभी नीचे। अब कुछ नॉन प्राइस फैक्टर भी होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइस के अलावा भी कोई फैक्टर होते हैं जो खुद डिमांड और सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर देते हैं, या तो राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, चाहे डिमांड कर्व हो चाहे सप्लाई कर्व हो, वो उसको शिफ्ट कर देते हैं। जैसे ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, सप्लाई कर्व इधर शिफ्ट हुआ हुआ है राइट साइड पे, मीन सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई कर्व लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है, मतलब सप्लाई कम हो रही है। और अगर आप यहाँ देखें डिमांड की तरफ, तो डिमांड राइट साइड पे शिफ्ट हो रही है, वो यानी इंक्रीज़ इन डिमांड है। डिमांड लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो रही है, मतलब डिमांड में डिक्रीज़ आ गया है, ठीक है। और ये क्यों आता है शिफ्ट, ये नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से आता है, प्राइस फैक्टर की वजह से नहीं आता। अब वही हम नॉन प्राइस फैक्टर पढ़ने लगे हैं और फिर हम देखेंगे कि शिफ्ट कैसे आता है।
इनकम, सबसे पहले इनकम, एन इंक्रीज इन इनकम इंक्रीजेज द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। तो अब ये इनकम नॉन प्राइस फैक्टर है, तो इसकी वजह से डिमांड कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें डिमांड कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। इसके अलावा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट आर द प्रोडक्ट इन competitive मार्केट। व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड और सर्विस इंक्रीजेज, पीपल रिप्लेस इट विद अ चीपर राइवल वन। देखें सब्स्टिट्यूट क्या होता है। बेहतरीन मिसाल पेप्सी और कोक की है। कोक मार्केट में नहीं होती तो आप पेप्सी ले लेते हो, पेप्सी आप लेना चाह रहे हो और वो नहीं है तो कोक ले लेते हो। यानी दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, एक ना हो तो दूसरा आप उससे काम चला लेते हो, ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूट है। अब अगर किसी एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस चेंज हुई है, मिसाल के तौर पे मैं जो है ना कोक लेता हूँ अक्सर, लेकिन कोक की प्राइस बढ़ गई है, पेप्सी ने अपनी प्राइस नहीं बढ़ाई, तो मैं पेप्सी ज़्यादा परचेज़ करने लग जाऊँगा, ठीक है ना। और ये नॉन प्राइस फैक्टर है, मतलब कोक ने अपनी प्राइस चेंज की, पेप्सी ने चेंज नहीं की, पेप्सी ने बिल्कुल प्राइस को चेंज ही नहीं किया, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि उसका जो कंपेटिटर था मार्केट में उसने प्राइस को बढ़ाया था, और उसके अमल की वजह से हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ गई। हालांकि हमने प्राइस को छेड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा। हमारे कंपेटिटर ने, वो हमारी गुड का सब्स्टिट्यूट गुड था, ठीक है ना, उसने प्राइस चेंज की, हमारे प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट था उसकी प्राइस चेंज हुई, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम या ज़्यादा हो गई। अब अगर कोक वाले प्राइस को कम कर दें तो पेप्सी अपनी प्राइस को चेंज ना भी करे तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग कोक की तरफ मूव कर जाएंगे। दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। अब आगे प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कंज्यूम टुगेदर, ऐसे प्रोडक्ट जो एक साथ कंज्यूम होते हैं, जैसे बैट और गेंद। आपने बैट परचेज़ किया है तो बॉल भी परचेज़ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बॉल परचेज़ किया तो बैट भी परचेज़ करना। बैट अकेला परचेज़ करोगे तो बॉल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बैट अकेला परचेज़ करोगे, बॉल नहीं करोगे तो बैट का क्या करोगे? बॉल करोगे, बैट नहीं करोगे तो बॉल का क्या करोगे अकेले में? नहीं ना। दोनों कम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों एक साथ आपको परचेज़ करनी पड़ती हैं। अब अगर एक प्रोडक्ट, यानी दोनों कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, अगर एक की डिमांड चेंज होती है तो दूसरे की डिमांड भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अब मिसाल देता हूँ, मिसाल बैट की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बॉल वालों ने अपनी प्राइस चेंज नहीं की, लेकिन उसकी डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि बैट वालों ने अपनी प्राइस को बढ़ाया, बैट की डिमांड कम हुई, तो बॉल लोगों ने अकेले में बॉल ख़रीद के क्या करना है, बॉल की डिमांड भी कम हो जाती है, ठीक है। अब ये नॉन प्राइस फैक्टर है। बॉल वालों ने अपनी प्राइस को नहीं छेड़ा था, लेकिन क्योंकि वो बैट के साथ कम्प्लीमेंट्री था तो उसके ने प्राइस चेंज की थी। हमने तो हम बॉल वाले हैं, हमने कोई प्राइस को नहीं छेड़ा, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो गई, ठीक है ना। तो ये नॉन प्राइस फैक्टर होते हैं। इसके बाद कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंसेस, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, उसकी प्रेफरेंस चेंज हो गई है, तो वो डिमांड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस ये नॉन प्राइस फैक्टर है। प्राइस में कोई, तब प्राइस को हम चेंज कर सकते हैं। ये जो फैक्टर्स है ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं, ठीक है ना। ये जो फैक्टर्स हैं ये एक्सटर्नल है। प्राइस को तो कंपनी खुद चेंज करती है, बढ़ा देती है या कम कर देती है। प्राइस को बढ़ाना या कम करना वो कंपनी के अख्तियार में है। लेकिन ये जो फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ इंटरनल भी होंगे इसमें, लेकिन ज़्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को असरअंदाज कर रहे होते हैं। एडवर्टाइजिंग, अ सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिमांड। अब अगर हम, ये इंटरनल है, अब अगर हम प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो उसकी वजह से डिमांड चेंज हो जाएगी। अब ये जो एडवर्टीज़मेंट का ज़्यादा करना है, ये प्रोडक्ट की प्राइस नहीं चेंज कर रहे। प्रोडक्ट की अगर 100 रुपये प्राइस थी तो 100 रुपये ही रहेगी, हम उतनी रख रहे हैं, लेकिन हम एडवर्टीज़मेंट पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, लोगों को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, तो उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन हमने क्या किया, हमने 100 रुपये था उतना 100 रुपये ही रखा, यानी उससे चेंज नहीं किया। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को असरअंदाज कर रहे होते हैं, जिससे डिमांड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन ये सारे नॉन प्राइस फैक्टर हैं और इसकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, या तो राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे। ये नीचे आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को असरअंदाज करते हैं, लेकिन ये वो फैक्टर होंगे जो नॉन प्राइस फैक्टर होंगे।
प्राइस चेंज नहीं होगी, कुछ और ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से सप्लाई कर या तो बढ़ जाएगी, या राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, या लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। राइट साइड पे शिफ्ट होना मतलब बढ़ना, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होना मतलब कम होना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट को बनाने पे अगर ज़्यादा कॉस्ट आ रही है तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाने पे ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, रॉ मटेरियल महंगा हो गया है या मार्केट में महंगाई हो गई है, तो सप्लाई कम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। टेक्नोलॉजी लेवल, अगर टेक्नोलॉजी लेवल इन्हांस कर गया, हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, मतलब कम रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा जो है ना सप्लाई कर सकते हैं। टैक्सेस एंड सब्सिडीज़, अगर टैक्सेस बढ़ा दिए जाए, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे तो सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि टैक्स भी तो एक एक्सपेंस होता है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर ज़्यादा एक्सपेंस हम चार्ज करेंगे तो वो अपनी प्रोडक्शन कम कर देगा, वो कम प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचेगा। अगर टैक्सेस हम कम कर दें, गवर्नमेंट कम कर दे, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। सब्सिडी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन पे, एग्रीकल्चरिस्ट को भी देती है। तो सब्सिडी, अगर सब्सिडी गवर्नमेंट देगी तो उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। सब्सिडी देगी ना, कॉस्ट कम हो जाएगी, तो जब कॉस्ट कम होगी तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी सप्लाई बढ़ा देगी। अगर वो सब्सिडी नहीं देगी तो फिर ऑर्गेनाइजेशन अपनी सप्लाई कम कर देगी, क्योंकि उससे ज़्यादा कॉस्ट आ रही होगी, ठीक है ना। वेदर और क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट भी असरअंदाज हो रहे होते हैं, ठीक है ना। ये भी सप्लाई के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो हमने बड़ी डिटेल में ये देखा कि कौन से फैक्टर्स हैं नॉन प्राइस फैक्टर जो डिमांड को असरअंदाज करते हैं, कौन से ऐसे नॉन प्राइस फैक्टर हैं जो सप्लाई को असरअंदाज करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये इतना काफ़ी है। अब ये पैराग्राफ मुझे पढ़ने की नहीं ज़रूरत, यहाँ जो लिखा हुआ है काफ़ी डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया। ये राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है मतलब डिमांड बढ़ रही है, ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है मतलब डिमांड कम हो रही है। अब क्यों कम हो रही है? नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से। ये ऊपर में से कोई भी हो सकते हैं वो, ठीक है। और ये देख लें, ये क्या, सप्लाई कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से इंक्रीज़ आ रहा है। ये जो सप्लाई कर्व है लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब सप्लाई में कमी आ रही है, डिमांड उतनी खड़ी है, सप्लाई में कमी आ रही है। क्यों आ रही है? नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से तब्दीली आ रही है। जो प्राइस फैक्टर की वजह से तब्दीली आती है वो पहले हम देख चुके हैं, वो मूवमेंट ऑन द अलोंग द कर्व होता है, ये शिफ्ट टू द कर्व होता है, ठीक है ना। वो अगर जो चेंजेज आएगी वो इसी कर्व के ऊपर आएगी या इस कर्व के ऊपर आ रही होती है प्राइस की वजह से। नॉन प्राइस की वजह से खुद डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व राइट या लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है उसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में आपने तब्दीली की, प्राइस में तब्दीली से डिमांड में तब्दीली आती है, तो प्राइस में तब्दीली से डिमांड में कितने % तब्दीली आई है, इस चीज़ को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे क्या कहते हैं, इट शोज़ हाउ मच डिमांड इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में तब्दील होने से डिमांड में कितनी तब्दीली आई। पीईडी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ कैलकुलेटिंग यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। फॉलोइंग फार्मूला है क्या कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम न्यूमिनेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, परसेंटेज इन चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में जितने % चेंज आया वो नीचे और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वो ऊपर आ जाएगा। प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, इसका डिटेल फार्मूला क्या होगा, QD2 या Q2 भी इसे कह सकते हैं, Q2 माइनस Q1, मतलब Q2 जो दूसरा यूनिट होगा, ठीक है ना, जो ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है, और Q1 जो बिगिनिंग यूनिट्स होते हैं, कि प्राइस चेंज करने से पहले जो डिमांड होगी वो Q1 होगी, प्राइस चेंज करने के बाद जो डिमांड होगी वो Q2 होगी, ठीक है। फिर उसको डिवाइड करना है, इस सारे को, इसकी जो आंसर है ना उसे डिवाइड करना है Q1 के ऊपर, यानी प्राइस चेंज करने से पहले जो डिमांड थी वो जो आंसर है उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैं मिसाल आपको दे देता हूँ यहाँ पे, मिसाल के तौर पे प्राइस हमने कम की और प्राइस कम करने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड 100 हो गई, यानी 100 यूनिट्स, हम 100 नहीं लेते बल्कि 120 ले लेते हैं, 120 यूनिट्स जो है वो अब हमारे बिक रहे हैं,
पहले कितनी थी, वो 100 थी, तो जो पहले थी वो माइनस कर दो, मतलब 20 जो यूनिट्स है ना वो हमने मज़ीद बेचे प्राइस कम करने की वजह से, 20 यूनिट, इसको डिवाइड कर लो, पहले कितने यूनिट्स आप बेच रहे थे, 100, तो 0.2 यानी 20% चेंज आया। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये 20, मतलब 20% इंक्रीज़ हुई है आपकी डिमांड। ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा 20%। अब नीचे वाला आपको करके दिखाता हूँ। प्राइस मिसाल के तौर पे आपकी अब जो प्राइस है ना वो 50 रुपीज़ है, पहले प्राइस थी आपकी 80 रुपीज़, ठीक है ना, मतलब 30 रुपीज़ आपने डिक्रीज़ किया। इसको डिवाइड कर दो, पहले आपकी कितनी प्राइस थी, 50, मतलब आपने 60% प्राइस कम की। 60 ये उससे होगा 0.6 माइनस, वो इसलिए है क्योंकि वो नेगेटिव रिलेशन है। 60, ओहो, 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 100, 60%। अब आप ये देखो, यहाँ 20% था, नीचे आ जाएगा 60%। 20% को 60% पे डिवाइड करो, 20% डिवाइडेड बाई 60%, क्या आंसर आया, 0.3333, 0.34 मतलब। अब देखो ऊपर आया 20% चेंज, नीचे आया 60% चेंज, जो हमने मिसाल ली उसके मुताबिक, मतलब प्राइस में जो चेंज आया है ना वो ज़्यादा है और डिमांड में जो चेंज आया वो कम है। इसका ये मतलब है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है, यानी प्राइस में जितना हम चेंज करते हैं डिमांड में उतना चेंज नहीं आता बल्कि उससे कम चेंज आता है। अब अगर कोई और मिसाल होती वो आप खुद से करके देख लीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस में कम परसेंट चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में उससे ज़्यादा परसेंट चेंज आ रहा है। इसी सवाल का हम इन्वर्स कर लेते हैं, यानी डिमांड में जो चेंज आया है वो 60% चेंज आया है, ठीक है ना, और प्राइस में जो चेंज आया है वो 20% चेंज है, यानी प्राइस 20% चेंज करने की वजह से डिमांड 60% चेंज हो गई। तो अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपकी इलास्टिक है। अब इसे पढ़ते भी हैं। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, PED, डिमांड कैन बी आइदर इलास्टिक और इन इलास्टिक। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इलास्टिक भी हो सकती है, इन इलास्टिक भी हो सकती है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1, अगर जो ये आंसर हमने निकाला है इसका आंसर आता है 0 से 1 के दरमियान, तो हमारी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होगी। अभी जो मैंने आपको मिसाल अभी अभी करके दिखाई है वो क्या आ रहा था, 0.333 आ रहा था ना, 33 ऐसे आ रहा था, तो वो 0 और 1 के दरमियान है ना, 0 और 1 के दरमियान है। और एग्जांपल क्या थी कि 60% चेंज हुआ है प्राइस में, डिमांड में 20% चेंज हुआ है, यानी डिमांड में कम चेंज आया है, प्राइस में ज़्यादा चेंज आया है, और आंसर क्या आया, 0 और 1 के दरमियान आ रहा है, ठीक है। और ये वाज़े है कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आया, डिमांड में कम चेंज आया, तो डिमांड इन इलास्टिक। या इस तरह याद रखो जैसे मैंने आपको, या इस तरह याद रख लो कि इसका आंसर अगर 0 से 1 के दरमियान होगा तो डिमांड इन इलास्टिक होगी, और अगर 1 से आगे इन्फिनिटी तक, 1 से अबव होगा, जितना भी मर्ज़ी हो, 1 से अबव होगा तो डिमांड इलास्टिक होगी, ठीक है ना। अब हम इन इलास्टिक की बात कर रहे हैं। दिस मीन्स डैट द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी प्राइस में जो चेंजिंग है, लीड्स टू अ स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यानी आपने जो प्राइस में चेंज लाए हो वो कम है, सॉरी वो ज़्यादा है, लेकिन उसकी वजह से डिमांड में जो तब्दीली आ रही है वो कम परसेंट है, यानी ये 60% है वो 20% है, ये ज़्यादा परसेंट चेंज आया वो कम परसेंट चेंज आया है, ठीक है। तो डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है। अब हाउएवर इफ़ द वैल्यू ऑफ PED वेरीज बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी, अगर इसकी वैल्यू 1 से आगे इन्फिनिटी के दरमियान आती है, उसका क्या मतलब होगा, द डिमांड वुड बी इलास्टिक, मतलब डिमांड इलास्टिक है। डिमांड इलास्टिक होने का क्या मतलब है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड लीड्स टू अ लार्जर परसेंटेज चेंज इन डिमांड।
यानी प्राइस में जो चेंज आया है वो कम परसेंट है, और डिमांड में जो ऊपर यानी न्यूमिनेटर में जो चेंज आ रहा है वो ज़्यादा है। यानी प्राइस आप मिसाल के तौर पे 20% कम करते हो तो जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड है वो 60% इंक्रीज़ हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़, यानी 20-20 बराबर भी नहीं है, बराबर से भी ज़्यादा हो जाती है। प्राइस 20% कम की, 60% डिमांड बढ़ गई, तो वो इलास्टिक है। आप इस तरीके से याद रखो या इस तरीके से याद रखो कि अगर 0 to 1 आएगा आंसर तो वो इन इलास्टिक, अगर 1 से इन्फिनिटी आंसर आया तो वो इलास्टिक। मैंने आपको दोनों तरीक़ों से समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिटरमाइनिंग द प्राइस। प्राइस को डिटरमाइन करने में भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रोल है। क्या रोल है उसके बारे में देखते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना, डिफरेंट चीज़ें, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर, मार्केट प्राइस, ये सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं कि एक मैनेजर को प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी है। इसी तरह जैसे बाकी चीज़ें पढ़ी, इसी तरह प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प कर रही होती है कि प्राइस कितनी रखनी चाहिए प्रोडक्ट की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ पार्ट ऑफ द मैनेजर स्ट्रेटजीज एंड बिल्डिंग प्राइस, बता चुका। द कंसिडरेशन ऑफ इलास्टिसिटी इज़ पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट। ये बड़ा इलास्टिसिटी जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, जब वो ऑर्गेनाइजेशन नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही होती है टू मार्केट, आर व्हेन दे आर चेंजिंग द प्राइस ड्यू टू द चेंजिंग इन द कंज्यूमर टेस्ट एंड बिहेवियर, price elasticity of demand helps predict the potential impact of the price change on the total sale value। यानी कोई भी वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से प्राइस चेंज हो रही है, तो उस प्राइस चेंज होने का डिमांड पे क्या एक्सपेक्टेड असर पड़ेगा उसको डिटरमाइन करना बड़ा अहम है। इन केस वेयर द डिमांड इज़ इन इलास्टिक, यानी वो केस के जहाँ डिमांड इलास्टिक, जहाँ डिमांड इलास्टिक है, मीन कि प्राइस हम कम चेंज करते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। डिमांड इलास्टिक का ये मतलब होता है कि प्राइस में थोड़ी सी तब्दीली से डिमांड बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाती है। मीन प्राइस में अगर हम 1% चेंज कर रहे हैं तो जो डिमांड में चेंज होता है वो 1 से ज़्यादा परसेंट, यानी मोर देन 1% चेंज आ जाता है। अगर ये केस है फिर क्या होगा, एन इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में अगर आप बढ़ा रहे हो, मिसाल के तौर पे प्राइस बढ़ा रहे हो, विल काज सेल टू फॉल बाय मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी अगर डिमांड इलास्टिक है, जितना परसेंट प्राइस में चेंज आता है डिमांड में उससे ज़्यादा परसेंट चेंज आता है, और अगर आपने गलती से प्राइस बढ़ा दी तो फिर आपकी जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड है वो तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप 1% इंक्रीज़ करते हो, प्राइस में 1% इंक्रीज़ करते हो, तो आपकी डिमांड मोर देन 1% कम हो जाएगी। आपके प्रोडक्ट की जो सेल होगी वो मोर देन 1% जो है वो कम हो जाएगी, तो नुकसान होगा। कंसिक्वेंटली रेवेन्यूज़ एंड द प्रॉफिट विल लाइकली फॉल, तो ज़ाहिर बात है जब प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, उसकी सेल कम हो जाएगी, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। हाउएवर, लेकिन इफ़ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ इन इलास्टिक, यानी किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है। डिमांड इन इलास्टिक होने का क्या मतलब है कि प्राइस में अगर जो चेंज आ रहा है 1% चेंज प्राइस में आ रहा है, तो डिमांड में 1% चेंज नहीं आ रहा बल्कि 1 से कम परसेंट चेंज आता है। प्राइस में 1% चेंज आता है, उसकी वजह से डिमांड में 1% से कम चेंज आता है। ठीक है ना, इसको कहते हैं डिमांड इन इलास्टिक। पीछे भी बता चुका, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बार बार दोहराने से आपको याद रहेगा। अच्छा, अगर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, अगर प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है तो फिर क्या होगा, एन इंक्रीज इन प्राइस, यानी प्राइस हम बढ़ा रहे हैं, रिजल्ट इन सेल फॉलिंग बाय लेस देन परसेंट चेंज इन प्राइस, कि प्राइस हमने 1% मिसाल के तौर पे बढ़ाई तो डिमांड जो है वो 1% से कम डिक्रीज़ होगी। प्राइस हमने 1% बढ़ाई है तो डिमांड जो है वो 1% से कम डिक्रीज़ होगी। हमारी जो सेल है वो 1% से कम डिक्रीज़ होगी। ठीक है ना, तो डिमांड इलास्टिक, अगर हमारा प्रोडक्ट डिमांड इलास्टिक है मार्केट के अंदर,
यानी हम प्राइस थोड़ी सी चेंज करते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होती है, तो उसकी वजह से क्या असर पड़ता है वो हमने देख लिया। अगर हमारा प्रोडक्ट इन इलास्टिक है मार्केट में, यानी हम प्राइस थोड़ी सी चेंज करते हैं तो डिमांड में जो तब्दीली है वो उससे भी थोड़ी हो जाती है, उससे थोड़ा चेंज आता है। ये 1% प्राइस में चेंज किया तो डिमांड में उससे 1% से भी कम चेंज आता है, तो फिर क्या उसका असर पड़ेगा हमने देख लिया। अब हम देखते हैं डिमांड इज़ इलास्टिक, डिमांड इज़ इन इलास्टिक। डिमांड इलास्टिक, इस टेबल में इलास्टिक, पहले इलास्टिक की बात करते हैं। डिमांड इज़ इलास्टिक यानी प्राइस इंक्रीज, सेल एंड प्रॉफिट जो है ना डिक्रीज व्हेन, यानी वो केस ले रहा है कोई। द प्रोडक्ट इज़ ईजीली सब्सटीट्यूटेड फॉर मोर इकोनॉमिकली प्राइस अल्टरनेटिव, यानी अगर डिमांड इलास्टिक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो डिमांडली इलास्टिक है मार्केट के अंदर। डिमांड इलास्टिक का क्या मतलब, फिर इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, याद हो जाएगा। डिमांड इज़ इलास्टिक का ये मतलब है कि प्राइस में थोड़ी सी तब्दीली से डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है। तो अगर मिसाल के तौर पे आप प्राइस बढ़ा रहे हो तो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, प्राइस बढ़ा रहे हो तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसका उलट भी हो सकता है कि अगर आप प्राइस कम कर रहे हो तो फिर आप के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये वाला सिनेरियो भी देखें, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें, क्योंकि डिमांड इलास्टिक है ना, थोड़ी सी चेंज करते हैं डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, प्राइस कम करोगे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना, ये मैं पढ़ नहीं रहा, बिल्कुल आसान, देख लीजिएगा। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो जा रही है। अच्छा, डिमांड इज़ इन इलास्टिक। डिमांड इन इलास्टिक का क्या मतलब है कि डिमांड प्राइस में जितना चेंज आया है डिमांड में उससे कम चेंज आया है। तो प्राइस अगर आप इंक्रीज़ करोगे, प्राइस बढ़ा रहे हो, तो जो आपकी सेल है, जो प्रॉफिट है, वो इतना ज़्यादा कम नहीं होने वाला। प्राइस बढ़ाओगे तो आपकी जो सेल है, डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होने वाली। ठीक है ना, और इसका उलट भी हो सकता है कि प्राइस अगर आप कम करोगे तो ज़्यादा भी नहीं होने वाली, ना कम होने वाली है। ठीक है ना, तो उम्मीद है ये आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे। नहीं समझ आए तो बार बार जो है ना इसको बैक पे लेके आएँ वीडियो को और फिर दोबारा सुने। फिर भी समझ नहीं आता तो मुझे व्हाट्सअप करें, दोबारा समझा दूंगा, कोई मसला है नहीं। अच्छा, ये पहला पार्ट है, 1 घंटे का तकरीबन हो गया है। फिर इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है वो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, डिफरेंट जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उसको हम पढ़ेंगे, जैसे प्रमोशनल प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, कॉस्ट स्कीमिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कंपेटिटिव प्राइसिंग। ये फिर अगले पार्ट में देखते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।